everyone and welcome back. I am Sakshi and I am back with a new video regarding KVS PGT Biology. आज हम जिस यूनिट को टारगेट करने वाले हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के सभी यूनिट्स की वीडियोस जा चुकी हैं जहां पर हमने एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना। आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज ऑक्सिन, जिबर्लिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन। इसमें से कौन से हार्मोन को कोकोनट मिल्क फैक्टर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को हम कोकोनट मिल्क फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन है जिसका एक ऑब्वियस आंसर होगा। अगर आप लोगों को आता है तो आप कर सकते हो, नहीं आता तो नहीं कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय। शूट का जो डिफरेंशिएशन है उसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशो, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशो, हाई जिबर्लिन साइटोकाइनिन रेशो एंड हाई जिबर्लिन ऑक्सिन रेशो। तो अगर मैं शूट डिफरेंशिएशन की बात करूं तो शूट डिफरेंशिएशन के लिए दो हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। तो अब आपके कौन से ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो गए? सी और डी एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पर जिबर्लिन और साइटोकाइनिन ऑक्सिन का रेशो दिया हुआ है। अब अगर मैं ऑक्सिन साइटोकाइनिन की रेशो की बात करूं, अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल रेशो में हैं तो इस केस में सेल डिवीजन तो होती है लेकिन डिफरेंशिएशन हमें नहीं देखने को मिलती। यानी कि ना तो शूट का डेवलपमेंट होगा ना ही रूट का डेवलपमेंट होगा, सिर्फ सेल डिवीजन होगी और हमें कैलस का ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज्यादा है तो ये रूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेगा, और इसी के ऑपोजिट अगर साइटोकाइनिन की रेशो ऑक्सिन से ज्यादा है तो ये शूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज हाई साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सिन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी बाय मैकेनिकली रिमूविंग सीड कोट इज कॉल्ड। सीड डॉर्मेंसी को रिमूव करना यानी कि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करना बाय मैकेनिकली रिमूविंग सीड कोट, यानी कि सीड कोट को मैकेनिकली रिमूव करके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन, स्कैरिफिकेशन या फिर फोटोप्रियोडिज्म। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, दैट इज स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम मैकेनिकली, फिजिकली या फिर केमिकली सीड कोड को अल्टर करते हैं या उसे ब्रेक करते हैं सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करने के लिए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्कैरिफिकेशन। सो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे पूछा है, टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस बाय यूजिंग लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड। किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करना लिविंग सिस्टम को यूज करके, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ग्राफ्टिंग, क्लोनिंग, बायोप्सी या फिर बायोएसे। ग्राफ्टिंग में हम दो अलग अलग प्लांट्स की ब्रांचेस को आपस में ज्वाइन करते हैं एक हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ग्राफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर रहे। क्लोनिंग में हम किसी सेल या किसी ऑर्गेनिज्म का एक एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो क्रिएट करते हैं, तो क्लोनिंग भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कोई केमिकल सब्सटेंस की टेस्टिंग नहीं हो रही। बायोप्सी की अगर मैं बात करूं, बायोप्सी में किसी की बॉडी का कोई एक टिश्यू या ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, उसमें कोई डिजीज या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज टेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो बायोप्सी भी आपका गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका सही है, दैट इज बायोएसे। बायोएसे में क्या होता है, हम लिविंग सिस्टम को या किसी लिविंग सेल को यूज करते हैं उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। तो बायोएसे आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर पूछा है लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन से रिलेटेड चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस फॉलोड बाय लीफ सेनिसेंस। लीफ एब्सिशन जो है इसके बाद हमें लीफ सेनिसेंस देखने को मिलती है। इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन एब्सिसिक एसिड। लीफ एब्सिशन एब्सिसिक एसिड हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इज अ पैसिव प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता। इन्वॉल्विंग नथिंग मोर देन डेथ ऑफ अ पिटियोल सेल्स। और इसमें सिर्फ पिटियोल सेल्स की डेथ होती है और इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन इथाइलिन प्रोडक्शन बाय पिटियोल सेल्स। इसमें जो पिटियोल सेल्स होते हैं उनके अंदर इथाइलिन का प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये एकदम उल्टी है। पहले लीफ सेनेसेंस होता है, उसके बाद लीफ एब्सिशन होता है। अगर मैं लीफ एब्सिशन की बात करूं तो लीफ एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीफ नेचुरली। जैसे आप ऑटम के सीजन में देखते हो जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, लेटर ऑन वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीफ सेनेसेंस, यानी कि लीफ के जो टिश्यूज हैं उनकी डेथ होना। और उसके बाद क्या होता है, लीफ जो है वो ब्रांच से फॉल ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो बी ऑप्शन है वो भी एकदम गलत है। लीफ एब्सिशन में एब्सिसिक एसिड का रोल नहीं होता। पैसिव प्रोसेस तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लीफ एब्सिशन का जो प्रोसेस होता है ये इथाइलिन प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। जो पिटियोल सेल्स होते हैं उनके अंदर इथाइलिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। इथाइलिन जो है ये लीफ एब्सिशन, फ्रूट एब्सिशन, फ्लावर एब्सिशन, इन सब में इसका रोल देखने को मिलता है। इथाइलिन जो है ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। तो यू विल गो विद डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एक्यूमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सीड डॉर्मेंसी। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबर्लिन। इनमें से किसके एक्यूमुलेशन, किसकी प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन की वजह से सीड डॉर्मेंसी जो है वो देखने को मिलती है। तो सीड डॉर्मेंसी से दो हार्मोन्स रिलेटेड होते हैं, एक है जिबर्लिन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। जिबर्लिन जो है ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में जिबर्लिन का रोल देखने को मिलता है। और अगर मैं एब्सिसिक एसिड की बात करूं तो एब्सिसिक एसिड जो है ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं उस केस में जो सीड है उसके अंदर एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड के अंदर एक्यूमुलेट होकर रखता है और सीड की डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, लंबे समय तक सीड को डॉर्मेंट स्टेट में रखने के लिए हेल्प करता है, तब तक जब तक फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो दोबारा से वापस ना आ जाए। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। आपको यहाँ पर 4 मैचेस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मैच जो है वो गलत है। पहला है ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, ये एकदम करेक्ट है। ऑक्सिन जो है ये प्लांट की टिप पर सिंथेसाइज होता है और एपिकल डोमिनेंस यानी कि प्लांट को हाइट में ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर बोला है एब्सिसिक एसिड रेगुलेट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। एब्सिसिक एसिड जो है ये रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को प्रमोट करता है और ट्रांसपीरेशन की रेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिर है साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। साइटोकाइनिन जो है ये सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करता है। तो अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, यहाँ पर लिखा है जिबर्लिन प्रोमोट्स बड एंड सीड डॉर्मेंसी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये उल्टी दी हुई है। जिबर्लिन जो है ये बड डॉर्मेंसी को प्रमोट नहीं करता, ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और सीड डॉर्मेंसी के बजाय ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वर्नलाइजेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वर्नलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। पहले हम समझेंगे कि वर्नलाइजेशन का क्या मतलब होता है। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है सीड को या फिर प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देना, किसके लिए, टू प्रमोट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को प्रमोट करने के लिए सीड या प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम वर्नलाइजेशन बोलते हैं। अब आपका पहला ऑप्शन है साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ वर्नलाइजेशन स्टिमुलस इज स्टेम एपेक्स। स्टेम एपेक्स जो है वो वर्नलाइजेशन के लिए परसेप्शन साइट का काम करती है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्नलाइजेशन डज नॉट इंड्यूस फ्लावरिंग बट प्रिपेयर्स द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं करती है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और आपको 1-2 दिन में फ्लावरिंग देखने को मिलती है, बट ये प्लांट को प्रिपेयर करती है फ्लावरिंग के लिए। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फिर बोला है लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन जर्मिनेशन। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो जर्मिनेशन के ऊपर नहीं बल्कि फ्लावरिंग के ऊपर देखने को मिलता है। सीड जर्मिनेशन से वर्नलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। फिर बोला है जेनेटिक मेकअप इज नॉट चेंज्ड बाय द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कोल्ड टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देने पर जो प्लांट है या जो सीड है उसकी जेनेटिक मेकअप में कोई चेंजेस नहीं आते, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। फिर बोला है फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। फूलिश सीडलिंग नाम की जो डिजीज है इसकी वजह से कौन से हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी।
एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, 2,4-D या फिर जिबर्लिन। तो पहले हम फूली सीडलिंग नाम की जो डिजीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुरोसावा। तो कुरोसावा ने देखा कि राइस में एक डिजीज देखने को मिल रही थी जिसकी वजह से जो सीड्स थे या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रेन्स थे वो एम्प्टी थे। इसी वजह से इसको नाम दिया गया था फूलिश सीडलिंग डिजीज, क्योंकि जो सीड्स थे या फिर सीडलिंग या ग्रेन्स बोलो वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते थे। लेटर ऑन जब उन्होंने इस पे स्टडी की तो उन्होंने देखा कि एक फंगल पैथोजन है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है और उस फंगस का नाम था जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई। लेटर ऑन कुरोसावा ने देखा कि ये जो फंगल पैथोजन है जिसका नाम है जिबरेला फ्यूजिक्यूरोई, ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ये डिजीज देखने को मिल रही है और इस सब्सटेंस को उन्होंने नाम दिया जिबर्लिन। तो इस तरीके से जिबर्लिन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसके अलावा जो फूलिश सीडलिंग डिजीज है इसे एक और नाम से जाना जाता है, बेकैने। तो अगर आपको पेपर में ये नाम देखने को मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वन हार्मोन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स व्हाइल द अदर स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दीज आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस में आपको दो हार्मोन्स के पेयर्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से जो पहला हार्मोन है वो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा हार्मोन जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है। तो आपके ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जिबर्लिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड। तो अगर मैं राइपनिंग की बात करूं तो फ्रूट राइपनिंग में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है वो है इथाइलिन। इथाइलिन का एक सबसे बड़ा रोल ही होता है कि ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। और अगर मैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करूं तो स्टोमेटा क्लोजर के लिए एब्सिसिक एसिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बोला है पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स आर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स हैं वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बात करूं तो ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रीटिंग द प्लांट विद फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, रिमूविंग एंड्रीशियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। यानी कि पोलन ग्रेन्स के रिलीज होने से पहले ही जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, यानी कि जो स्टैमन्स होते हैं उन्हें हम रिमूव कर दें। ट्रीटिंग द प्लांट्स विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबर्लिक एसिड एंड ऑक्सिन, प्लांट को जिबर्लिक एसिड और ऑक्सिन की लो कंसंट्रेशन के साथ में ट्रीट करके ऐसा कर सकते हैं। या फिर रेजिंग द प्लांट्स विद वर्नलाइज्ड सीड्स, यानी कि हम प्लांट्स को वर्नलाइज्ड सीड्स से रेज करें, यानी कि ऐसे सीड्स जिनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया हुआ है। तो इनमें से जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगर हम प्लांट्स को लो ऑक्सिन और लो जिबर्लिक कंसंट्रेशंस के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम पार्थिनोकार्पिक टोमेटोज जो हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे आपको दिया है मैच द फॉलोइंग। आपको दो रोज दी हैं और आपको करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिबर्लिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, इनके फंक्शंस आगे देकर रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड को हम किसके साथ में मैच करेंगे, हरिंग स्पर्म डीएनए, बोल्टिंग, स्टोमेटल क्लोजर, वीड फ्री लॉन्स या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ। इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि वीड फ्री लॉन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। फिर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हमने अभी बात की स्टोमेटल क्लोजर में ये हेल्प करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन की भी अभी हमने बात की, ये फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। फिर है जिबर्लिक एसिड। जिबर्लिक एसिड जो है ये बोल्टिंग में हेल्प करता है। और अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं तो साइटोकाइनिन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन की डिस्कवरी सबसे पहले हरिंग स्पर्म डीएनए में की गई थी। हरिंग जो है ये एक फिश होती है, इसके स्पर्म्स के डीएनए में पहली बार साइटोकाइनिन की डिस्कवरी जो है वो की गई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट बोला है द टर्म सिनर्जेस्टिक एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स रेफर टू। सिनर्जेस्टिक एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इस टर्म का क्या मतलब होता है। व्हेन टू हॉर्मोन्स एक्ट टुगेदर बट ब्रिंग अबाउट ऑपोजिट इफेक्ट्स। जब दो हॉर्मोन्स साथ में काम करते हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर वो अलग अलग होता है।
व्हेन टू हॉर्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन, जब दोनों हॉर्मोन्स मिलकर प्लांट के अंदर किसी एक सेम फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वन हार्मोन अफेक्ट्स मोर देन वन फंक्शन, जब एक ही हार्मोन एक से ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करता है। या फिर व्हेन मेनी हॉर्मोन्स ब्रिंग अबाउट एनी वन फंक्शन, या फिर जब बहुत सारे हॉर्मोन्स मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि जब दो हॉर्मोन्स मिलकर किसी एक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं उसे हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ अ हार्मोन। अगले क्वेश्चन में पूछा है टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स दे आर स्प्रेड बाय। अगर हमें शुगर केन्स में शुगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम उन्हें किससे स्प्रे करेंगे? इंडोल एसिटिक एसिड जो कि एक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन या फिर इथाइलिन। तो अगर मैं बात करूं जिबर्लिन की, तो जिबर्लिन जो है इसका काम होता है इलोंगेशन का, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम शुगर केन्स को जिबर्लिन से स्प्रे करते हैं तो उनका जो इंटरनोडल रीजन होता है वो इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप लोग शुगर केन्स या बैम्बूज में देखते हो कि नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम शुगर केन को जिबर्लिन से स्प्रे करेंगे तो ये जो इंटरनोडल रीजन है ये इलोंगेट हो जाएगा। जितनी ज्यादा हाइट होगी प्लांट की, जितनी ज्यादा लेंथ होगी शुगर केन प्लांट की, उतना ज्यादा हम उससे शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बड़े कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो ये बहुत ईजी लगेंगे आपको। फिर बोला है एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर टू प्रिवेंट एप्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग एप्पल्स की खेती करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब एप्पल्स फुली ग्रोन हो जाते हैं तो वो उसे वैक्स पेपर से जो है रैप कर देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, ताकि सनलाइट जो है वो उसकी कलर को चेंज ना करे। प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, जो फ्रूट है उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो इसलिए हम ऑक्सीजन की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करते हैं। प्रिवेंट इथाइलिन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी, इंजरी की वजह से प्लांट में इथाइलिन का फॉर्मेशन ना हो इसके लिए करते हैं। या फिर मेक एप्पल्स लुक अट्रैक्टिव, या फिर एप्पल्स जो है वो अट्रैक्टिव दिखें इसके लिए करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, दैट इज प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। अगर एप्पल्स, मान लेते हैं ये हमारा फुली ग्रोन एप्पल है, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री होगी तो इससे क्या होगा, इससे फ्रूट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, यानी कि जो फ्रूट है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज हुए हैं उनका ब्रेकडाउन होने लगेगा सिंपल शुगर्स में। इसकी वजह से क्या होगा, फ्रूट जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी राइपनिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रूट्स जो है उनके राइपनिंग को डिले करने के लिए, फ्रूट्स जो है वो सड़ गल ना जाएं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए और उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए एप्पल्स को वैक्स पेपर से रैप किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बोला है हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेज डेंस। प्रूनिंग जो है वो हेज को डेंस बनाने में कैसे हेल्प करती है? आप लोग अगर किसी पार्क में जाओ या अपने घर में भी कई लोगों ने जो है कुछ प्लांट्स लगाए होते हैं, रो में प्लांट्स लगाए होते हैं जो कि काफी बुशी प्लांट्स होते हैं, इन्हें ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है और इन्हें हम कहते हैं हेजेस। तो इन्हें क्या किया जाता है, इनकी प्रूनिंग की जाती है, यानी कि इनकी जो टिप्स होती हैं इन्हें ऊपर से बार बार जो है कट करते रहते हैं, कट किया जाता है इनको बार बार, ताकि ये बुशी अपीयरेंस दे। इनकी लेंथ जो है वो ज्यादा बढ़े ना, लेकिन इनकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो और ये बुशी अपीयरेंस दे। तो प्रूनिंग जो है वो प्लांट को बुशी अपीयरेंस देने में कैसे हेल्प करती है? इट इंक्रीजेस वुंड हार्मोन्स, ये वुंड हार्मोन्स को इंक्रीज करती है। इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट फ्रॉम द रूट स्टॉक, ये रूट स्टॉक से न्यू शूट्स को राइज करने में हेल्प करती है, उनके डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। इट फ्रीज एक्सिलरी बड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, ये इसे रिमूव किया जाता है ताकि एपिकल डोमिनेंस जो है उससे प्लांट फ्री हो जाए, यानी कि प्लांट में एपिकल डोमिनेंस जो है वो ना हो। द एपिकल शूट ग्रोज फास्टर आफ्टर प्रूनिंग, जो एपिकल शूट होती है यानी कि जो मेन स्टेम होती है वो फास्टर रेट पे ग्रो करती है आफ्टर प्रूनिंग। तो डी, बी और ए ऑप्शन आपके गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्योंकि जब देखो क्या होता है, जो प्लांट का एपिकल बड होता है वो प्लांट की हाइट की ग्रोथ में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, लेटरल ब्रांचेस की अपीयरेंस को रोकता है। एपिकल बड जो है ये लेटरल ब्रांचेस की डेवलपमेंट को रोकता है। जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो प्लांट की जो हाइट की ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और साथ ही साथ जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनकी डेवलपमेंट बढ़ने लगती है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है। आगे बोला है
cell elongation in internodal region of the green plants take place due to, जो internodal region में cell elongation होती है, यानी कि दो नोड्स के बीच का region, ये आ गया आपका internodal region। जो green plants होते हैं उनकी internodal region में cell elongation के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, इथाइलिन या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। तो हमने अभी पढ़ा था जिबर्लिन जो है ये elongation के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एज एंटागोनिस्ट काम करता है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट प्लांट में लेकर आता है। अगर मैं यहाँ पर एंटागोनिस्ट की बात करूं तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, मान लो एक हार्मोन जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आ रहा है, तो जो एंटागोनिस्ट होगा वो इस हार्मोन के ऑपोजिट काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी पढ़ा था, जो जिबर्लिक एसिड होता है, जिबर्लिन जो है ये क्या करता है, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसके एंटागोनिस्ट कौन सा हार्मोन काम करता है, इसके अगेंस्ट काम करता है एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सीड डोरमेंसी को प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है ये एंटागोनिस्ट हार्मोन है। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है। प्लांट्स को फोटोप्रियोडिज्म के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि किस प्लांट को कितनी देर के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स और एक होते हैं न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत लंबे समय तक सनलाइट की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए। शॉर्ट डे प्लांट्स को कम लाइट की जरूरत होती है और न्यूट्रल प्लांट्स को न्यूट्रल अमाउंट में लाइट चाहिए होती है, ना बहुत ज्यादा ना ज्यादा कम। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा प्लांट जो है लॉन्ग डे प्लांट है। अगर मैं ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन की बात करूं, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्रिसेंथेमम भी न्यूट्रल प्लांट होता है। टोबैको जो है ये भी शॉर्ट या न्यूट्रल में आता है, लेकिन स्पिनच जो है ये आता है लॉन्ग डे प्लांट में। तो बी ऑप्शन के साथ आप जाओगे। फिर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड टू प्रमोट सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब होता है कि किसी स्पीशीज के सभी प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर एक टाइम पे फ्लावरिंग होना, एक टाइम पे फ्लावर्स आना, या फिर हम बोल सकते हैं जिस टाइम पर मेल फ्लावर्स आ रहे हैं उसी टाइम पर जो है फीमेल फ्लावर्स का भी आना। तो इस चीज को हम बोलते हैं फ्लावरिंग को सिंक्रोनाइज करना। आपसे पूछा इनमें से कौन सा सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर है या फिर कौन सा मैन मेड ग्रोथ रेगुलेटर है जो पाइनएप्पल में सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2 क्लोरोथाइल फॉस्फोरिक एसिड, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड। तो आपका पी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2 क्लोरोथाइल फॉस्फोरिक एसिड को हम इस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। फिर बोला है फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर का मतलब होता है कि जिस तरफ से सनलाइट आ रही है, जिस तरफ से सनलाइट आ रही है प्लांट जो है उस तरफ बेंडिंग शो करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक कर्वेचर। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है, किस हार्मोन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऐसा होता है? ऑक्सिन, जिबर्लिन, फाइटोक्रोम या फिर साइटोकाइनिन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑक्सिन जो है इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें फोटोट्रॉपिक कर्वेचर जो है वो देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपकी रिवीजन हुई होगी। ऐसी और भी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखना, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।